सो इंग्लिश ग्रामर के वॉइसेस की हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड लेक्चर है। तो कल हमने देखा था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्यों होती है, पैसिव वॉइस क्यों होती है, कैसे पहचानेंगे, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स आती हैं, और हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस को। आज हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं एंड दे आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की सेंटेंस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, एक जगह होती है, और हमें इस बात को ध्यान में रखकर ही पैसिव वॉइस बनानी होती है। सो हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिस पर वर्ब सीधे सीधे की जा रही है, इनडायरेक्टली जिसके लिए की जा रही है, उस पर नहीं की जा रही लेकिन उसके लिए की जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मुझे दिए हैं। ही गेव मी अ पेन, ठीक है, ये सेंटेंस देखो पहला, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, या ही गेव अ पेन टू मी। अब ज़रा ध्यान दो, मैंने बताया था कि व्हाट के आंसर में क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट के आंसर में क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम के आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी क्या क्या उत्तर में मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे के उत्तर में मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, उसने मुझे एक कलम दी या एक पेन दिया, तो उसने मुझे क्या दिया, एक पेन। किसे दिया, मुझे। तो किसे के आंसर में क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। उसकी पोजीशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पहले लिखा जाएगा। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं, जैसे कि अ पेन, ही गैव अ पेन, है ना, पहले हमने क्या ले लिया, उसने मुझे क्या दिया, अ पेन, एक पेन, तो पहले ये ले लिया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बाद में ले लिया। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेते हैं तो उससे पहले प्रेपोजिशन टू लगाना ज़रूरी है, नेसेसरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा है और अगर उससे पहले टू नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। टू लगाना ज़रूरी है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। अब ज़रा ध्यान से समझो, हमने कल क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर किसी सेंटेंस की वॉइस पैसिव बनानी है, उसे पैसिव वॉइस में लिखना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा। अब अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे इन सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट थे, तो मैं इस दूसरे वाले सेंटेंस को कंसीडर ही करके नहीं चल रहा, इस दूसरे सेंटेंस को हम भूल जाते हैं। सपोज दैट हमें दिया है ये वाला सेंटेंस, ही गेव मी अ पेन, ये सेंटेंस दिया है, और वो कहता है कि इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है, तो सीधी सी बात है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि भाई पेन ही पहले आए या मी पहले आए, दोनों में से किसी को भी पहले ले जा सकते हैं। अब पेन को भी पहले ले जा सकते हैं और मी को भी पहले ले जा सकते हैं। कोशिश ये करनी है इस तरह के सेंटेंसेस में, क्योंकि हमें ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, हमें आंसर लिखना होगा, तो कोशिश ये करो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले ले जाओ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्ब सीधे सीधे परफॉर्म की गई है, डायरेक्टली परफॉर्म की गई है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म नहीं की जाती वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है। तो अगर पहले ले जाना, दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो ध्यान रखो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले ले जाओ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले नहीं ले जा सकते, वहाँ पर एक बात ध्यान देनी पड़ेगी। पहले हम जरा समझ लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। आज भी वैसे हम रूल्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आज देखेंगे। कल से फिर हम
और चेंज करना शुरू करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस को आपस में टेंसेस के हिसाब से। ठीक है, डेली एक टेंस लेंगे, 8 टेंस हैं, 8 दिनों में ख़त्म कर देंगे वॉइस को। तो टोटल 10 क्लासेस होंगी और वॉइस हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान दो। ही गेव मी अ पेन, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि ऑब्जेक्ट लो। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, या डायरेक्ट ले लेते हैं। चलो, मैंने ले लिया अ पेन पहले, इसने सब्जेक्ट की जगह ले ली। अच्छा, गेव का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और याद करो कल के टेबल में मैंने बताया था, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर। और हमारे पास पेन कैसा, एक है, सिंगुलर है, और सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, वॉज होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी वॉज। अब पेन वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब आई, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। अब गिवन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या बच गया, पेन तो हमने ले लिया, मी बच गया। तो मी, अब ध्यान दो क्योंकि मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हमने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया। और मैंने क्या बताया था कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो मी से पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू। ज़रूरी नहीं है कि मी के तुरंत पहले आएगा तभी टू लगाएंगे, वो यहाँ पर भी आ गया ना पहले, तो भी हमें टू लगाना पड़ेगा क्योंकि आया तो वो टेक्निकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो अ पेन वॉज गिवन टू मी, और बाकी प्रेपोजिशन लगा के बाय सब्जेक्ट। ठीक, अब ही जो था नॉमिनेटिव केस था, हमने उसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर लिया। अगर इसे मी से बनाते, यानी कि मी को पहले ले जाते, तो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में आ जाता, नॉमिनेटिव केस में आई बन जाता, आई के साथ भी वॉज आएगा, आई वॉज, बाकी सारा सेम गिवन। लेकिन यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया, तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने बताया कि सब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ जाता है, शायद कल भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से पहले हम प्रेपोजिशन बाय लगाते हैं, और कई लोगों को ये वहम होता है कि हमेशा बाय ही पहले लगता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन के द्वारा फॉलो की जाती हैं, और वहाँ पर वही पर्टिकुलर प्रेपोजिशन लगाई जानी चाहिए, बाय वहाँ पर नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे मिलेंगे, हमें बाय ही लगाने को मिलेगा, और यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से हमें बाय के अलावा और कोई प्रेपोजिशन देखने को मिलेगी भी नहीं, पर फिर भी क्योंकि ये रूल है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे द सिचुएशन अलार्म्ड मी, तो अगर मैं इसे नॉर्मली बनाऊंगा तो मी को शुरू में ले गया, मैं क्या लिखूंगा, आई वॉज अलार्म्ड बाय द सिचुएशन। ठीक है, और मुझे लगेगा कि मैंने सही भी बना दिया, लेकिन होता यह है कि अलार्म के बाद हमेशा प्रेपोजिशन एट आती है। क्या आती है, एट आती है, और हमने लगा दिया क्या, बाय। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था हमारा, यहाँ पर आना चाहिए था एट। आई वॉज अलार्म्ड एट द सिचुएशन। ऐसे ही ध्यान रखना है, जो कंटेन है, कंटेन इन समथिंग आता है। ठीक है, कंटेन के बाद क्या रहेगा, इन आएगा। प्लीज के बाद हमेशा क्या आएगा, विद आएगा। ठीक, और नो के बाद क्या आता है, टू। तो बाय इन में से किसी भी कंडीशन में नहीं लग रहा, पहले वाले में एट, दूसरे में इन, तीसरे में विद, और चौथे में टू लगेगा। तो कैसे बनेगा, देख लेते हैं। मैनी पेजेस आर, पेजेस है ये, ऐसे, आर कंटेन्ड इन द बुक। इसके बाद हिज फादर
is pleased with him। डिटेल से बनाना हम कल सीखेंगे, आज फिलहाल मैं यही 2 टॉपिक बता रहा हूँ। और ये अगला बन जाएगा द चीफ मिनिस्टर इज नोन टू मी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाय ही आता है, कभी एट, कभी इन, कभी विद, कभी टू, यानी अलग अलग प्रेपोजिशन भी आ सकती है। तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आती है, बाय नहीं आता। तो कई बार रूल ये बता देते हैं कि भाई बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, तो इसका तो मतलब ये है कि हमेशा ही बाय आएगा, और हमेशा बाय आने पर ये 4 सेंटेंस तो गलत हो जाते। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट्स के जो पोजीशन है वो ध्यान रखनी है, और प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है कि किस वर्ब के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है। तो इन्हें भी मैं कल लिखवा दूंगा, कुछ प्रेपोजिशंस। वैसे तो हमारे सिलेबस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल मिलते हैं।